वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां हर किसी को पसंद आती है और मारुति सुजुकी को अच्छे से पता है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट या गाड़ी कैसे लॉन्च करनी। मारुति सुजुकी विक्टोरस 15.80 लाख का इसका टॉप वेरिएंट है जिसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। दैट इज क्रेजी बिकॉज 4.3 मीटर्स की लेंथ भी आपको मिले प्लस प्लस प्लस। मुझे नहीं लगता और कोई गाड़ी इस मार्केट में ऐसी है जिसके सारे के सारे वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, लेकिन हाइब्रिड, सीएनजी या नॉन हाइब्रिड नॉर्मल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि बेस वेरिएंट से लेके इस टॉप वेरिएंट में प्रॉपर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भी ऑफर किया जाता है इन द ऑटोमेटिक। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये भी अच्छे, वो भी अच्छे, इसका भी अच्छा, उसका भी अच्छा, ये पॉसिबल थोड़ी है। तो विक्टोरस की कमियां क्या हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या उसके हाइलाइट्स और अच्छी चीज़ें हैं, सब करेंगे डिस्कस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द मारुति सुजुकी विक्टोरस। टिपिकल वॉक अराउंड नहीं करेंगे, लेकिन अपनी पर्सनल चॉइस वगैरह की बात करूंगा। 360 डिग्री कैमरा छोटा है, हिडन है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। वो बड़े बड़े कैमरा जो बाहर निकले होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बट दिस इज़ लुकिंग नाइस, नीट एंड टाइडी तरीके से इंटीग्रेटेड है। फॉग लैंप्स पूरे गोल, बहुत ही कम गाड़ियों में, मैंने बहुत ही रेयर है कि पूरा राउंड शेप देखने को मिले, तो ये कई लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। मैंने 2-3 लोगों से फीडबैक पूछा तो उनको फॉग लैंप का डिज़ाइन पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बट बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंट है। स्टैंडर्डाइज्ड होता, सिंपल प्लेन होता तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती, कुछ हटके इसलिए शायद हो रही है। बट एलईडी डीआरएल्स का डिज़ाइन अच्छा लगता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप अच्छा लगता है। ग्रिल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी ग्रिल अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली लग रही है ये, बट ये मेरा अपना मानना है। आपको फ्रंट ओवरऑल लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मुझे अच्छा ये लगता है कि मारुति सुजुकी विक्टोरस में ना आपको फीचर्स बहुत मिल जाते हैं। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, प्रॉपर एलईडी फॉग लैंप्स, नाइस ओवरऑल लुक, एडैस का रेडार, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी डीआरएस जो कि बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर का भी यही काम करे, और आपको प्रोजेक्टर प्रॉपर हेडलैम्प जो कि बाई फंक्शनल अगेन, यानी कि लो बीम हाई बीम यही काम सारा निपटा देते हैं। ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। आई थिंक अच्छा ही लग रहा होगा, तभी तो इतनी ज़्यादा सेल हो रही है। साइड प्रोफाइल, खास बात ये है इस गाड़ी की साइड की कि लेंथ बहुत अच्छी मिल जाती है, और क्योंकि हाइट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक लंबी गाड़ी वाली फील आती है। ये सेम फीलिंग आपको किया सेल्टोस में भी आती होगी। एलिवेट में वो लंबी वाली नहीं आती, लेकिन बड़ी वाली आती है बिकॉज उसकी हाइट अलग है। तो एक काम करते हैं, एलिवेट, सेल्टोस, सिएरा और विक्टोरस, इन 4 गाड़ियों का डायमेंशन चार्ट स्प्लिट स्क्रीन में आपके सामने है, अच्छे से समझ लो और फिर बताओ ऐसे किसकी डायमेंशन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। लंबी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं या ऊंची गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं? स्कॉर्पियो एन की बात थोड़ी करें जो ऊंची गाड़ी की बात करें, बट इन चारों या इस सेगमेंट के हिसाब से ज़रूर बताना मुझे, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। बट अब साइड प्रोफाइल की जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं वो ये हैं, एलॉय व्हील का डिज़ाइन अच्छा, 360 डिग्री कैमरा का साइड इंटीग्रेटेड, जो ये ORVM पे छोटा सा एक ड्रॉबैक कह लो या मुझे लगता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि जो इंडिकेटर है वो थोड़ा और स्लीक होता तो ज़्यादा प्रीमियम लगता। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है रूफ रेल्स, अगर इसमें प्रॉपर रूफ रेल्स होते यानी कि फंक्शनल, जिसके ऊपर आप प्रॉपर सामान रख सकते हो, तो अगेन मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता। हालांकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड नहीं है, दिस इज़ प्रॉपर मेटल, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई हिंज की ऑप्शन नहीं है। ग्रूव बनाया गया है बट कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि इस पर रख सकते हो नहीं रख सकते, ना ब्रोशर में ना कहीं। जिस हिसाब का मटेरियल है लगता है कि इसके ऊपर आप इंस्टॉल करवा सकते हो, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो प्रॉपर रूफ रेल्स होने चाहिए, तभी वो लीगल हैं, जुगाड़ से नहीं। तो इसकी क्लैरिफिकेशन आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मारुति सुजुकी विक्टोरस के जो रूफ रेल्स हैं क्या वो प्रॉपर फंक्शनल है या सिर्फ कॉस्मेटिक। लुक्स, डिज़ाइन और मटेरियल वाइज से तो लगता है फंक्शनल है, बट कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं है। अब इस पर लॉक लुक लगा के पता लगेगा सही से। बट साइड प्रोफाइल गाड़ी की कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे अच्छा लगता है कि ओवरऑल आपको सारी डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं कि रियर में ड्रम ब्रेक देके कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। तो विक्टोरस के पास जो उसकी टैगलाइन है, इट हैज़ इट ऑल, क्या वो सच है पूरी तरीके से? एक्चुअल में नहीं, फीचर्स हैं, प्राइस बहुत सही है, बट कुछ कमियां हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। आज तो दिखाता हूँ बाकी चीज़ें। तब तक गाड़ी के फ्रंट से ज़्यादा मुझे रियर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा विक्टोरस में। ये कनेक्टेड टेल लैम्प जिसमें बीच बीच में ब्रेक्स हैं, लुक्स नाइस। साइड में भी ये पूरा कर्व्ड आता है, रैप अराउंड टाइप आते हैं, तो वो भी साइड से भी अच्छे लगते हैं, पीछे से भी अच्छे लगते हैं। बाकी बेसिक फीचर, शार्क फिन एंटीना पीछे तक आता है, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर वॉशर वगैरह, और रिवर्स पार्किंग सेंसर साथ कैमरा भी ऑफकोर्स मिलता है। दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक तो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी,
पर्सनली मुझे बढ़िया लगती है कि बिना ज़्यादा स्पेंड किए आपको माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। अब नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड में अगर हम ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास का फ़र्क रह जाता है एक शोरूम में। हाउएवर अगर दिल्ली में वो प्रपोजल पास हो गया कि हाइब्रिड पे 50% आरटीओ वेव ऑफ किया जाता है तो हाइब्रिड एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि आपको आरटीओ में सेविंग्स होंगे तो ऑन रोड प्राइस गैप और भी कम हो जाएगा और माइलेज उसमें ऑलमोस्ट डबल मिलती है सिटी में, विच इज़ अमेजिंग। स्पेसिफिकली विक्टोरियस इसकी बात करूँ नॉन हाइब्रिड जो हम देख रहे हैं, माइलेज सिटी में 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो ये 12-13 पे पहुंच जाती है, बट मुझे मोस्टली इसने 14-15 के बीच में दी है। 300-400 किलोमीटर में इस गाड़ी को अच्छे खासे सिटी में चला चुका हूँ। हाईवे पे माइलेज ये 18 के आसपास हो जाती है। हाउएवर हाइब्रिड अगर लोगे तो सिटी में आपको 26 से लेके 28 किलोमीटर मिले और हाईवे पे आपको 24 के आसपास मिल जाती है विद दिस बिग एसयूवी। इसीलिए वैसे मैं ज़्यादा बोलता हूँ कि जो प्रॉपर हाइब्रिड अगर कंसिडर करें तो इस टाइम पे इंडिया में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हाइब्रिड कोई है तो वो मारुति सुजुकी विक्टोरियस है, क्योंकि 20 लाख में आपको आयरन ले, होंडा सिटी का 21 लाख नहीं, एसयूवी का 20 लाख जिसमें फीचर भी ज़्यादा है, हाइब्रिड भी ज़्यादा बेटर है। उसमें हाइब्रिड में पावर और रिफाइनमेंट बेटर है, आई एग्री, बट 21 लाख में जो फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, जो 4.5 लाख का गैप है नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड, वो बहुत ज़्यादा लगता है। उसका नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लो, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर हाइब्रिड ले रहे हो तो विक्टोरियस से बेटर ऑप्शन अभी इंडिया में कोई भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, विक्टोरियस में एक ऐसा फीचर भी आता है जो इस सेगमेंट की बहुत ही कम गाड़ियों में, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक टेल गेट। इसमें जेस्चर कंट्रोल भी है कि गाड़ी लॉक्ड हो, चाबी आपकी पॉकेट में हो तो आप लेग स्वाइप ऐसे करोगे तो लॉक और अनलॉक दोनों वो चीज़ हो जाती है, बूट ओपन और क्लोज हो जाती है। बट इस इलेक्ट्रिक टेलगेट का 2 एडवांटेज मिलती हैं। एक तो थोड़ी वो प्रीमियम गाड़ी वाली फील आती है, मारुति सुजुकी प्रोवाइड करी तो ऐसा लगता है कि भाई कमाल कर दी यार। दूसरी, बूट स्पेस तो आपको प्रॉपर मिल जाती है, एक्सेस ईजी हो जाता है, हाथ आपके बिजी हैं तब भी, और वैसे भी थोड़ा सा प्रीमियम। बट इलेक्ट्रिक टेलगेट पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी सी वही रहती है कि धीरे खुलती धीरे बंद होती है। अब उसमें क्या रहता है, आपने जब सामान रख दिया, अब आप आगे जाके बैठना चाहते हो तो जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता यार, पीछे से कोई सामान उठा के ले गया तो इंडिया है यार, चोरी तो आपको पता है कितनी कैसे क्या हो सकती है। और जब बूट स्पेस वगैरह आप रेलवे स्टेशन हो गया या इस तरीके की जगहों पे मार्केट में खोलोगे तो आप चाहोगे कि थोड़ी सी बंद हो जाए, मैं फिर ही जाऊँगा। तो टाइम तो आपका ऑलमोस्ट उतना ही लगा जितना मैनुअल टेलगेट में लगता है, बस कन्वीनियंस ऐड हो गया कि खुद ऐसे खोलना और खुद जोर लगा के बंद नहीं करना पड़ रहा। अगेन अ गुड फीचर टू हैव, बट थोड़ा सा वो ड्रॉबैक भी रहता है। देखो जैसे अब खुल रही है, अभी आएगा, मेरे पास सामान है, वेट कर रहा हूँ, खुल गई, अब रख देते हैं। लेकिन अगर मैनुअल होती तो मैं बहुत जल्दी खोल या बंद कर देता। आप ऐसे करके टच करोगे तब भी वो एक्टिवेट हो जाता है और बंद हो जाएगी। सो यू हैव द ऑप्शन। बट अच्छी चीज़ वही मुझे लगी कि बहुत सारी गाड़ियों में ये फीचर एक्चुअल में है ही नहीं इस सेगमेंट में। आई मीन जस्ट लुक एट द इंटीरियर, अंदर आते ही गाड़ी के इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और तभी तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज आपको एक तो ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, एम्बिएंट लाइटिंग, ग्रूविंग, यहाँ पर मतलब डिजाइनिंग एलिमेंट से भी नो कॉम्प्रोमाइज एंड फीचर्स। मतलब मारुति सुजुकी यूजुअली सिर्फ रिलायबिलिटी के लिए जाना चाहता था, लेकिन जब से विक्टोरियस लॉन्च हुई है ना, तब से फीचर्स इतने भर के मिल गए। जैसे आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत सीमलेसली विद इन सेकंड्स कनेक्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ डिजिटल क्लस्टर है, हेड्स अप डिस्प्ले है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एडास कंट्रोल, ऑटो डिमिंग, IRVM, ड्यूल जोन। आपको AC बस कमी महसूस होगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्यूल जोन AC चाहिए भी होता है किसी को। मतलब एक अच्छा फीचर है, बट ऐसा भी नहीं कि यार उसके बिना मैं गाड़ी छोड़ दूंगा। इन्फिनिटी के आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। प्लस 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 आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर करी जाती है। ऑफ कोर्स 6 एयरबैग्स वगैरह, ABS EBD ये सब तो स्टैंडर्ड कंपनी ने प्रोवाइड करे। एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। ये सीट्स भी वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लोगे तो आपको प्रॉपर पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक तक आपको ऑफर करी जाती है, वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। एक छोटी सी चीज़ ये है कि जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है इसका, वो मैं यूज़ कर रहा था, चल नहीं रहा है। इसी मॉडल में मतलब होगा जो गाड़ी मेरे को मिली है। आई होप आपकी गाड़ी में दिक्कत ना आ रही हो, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट सारे काम कर रहे हो। जो वायरलेस चार्जर मिलता है, आप फीचर एक अच्छा है, लेकिन जैसे बाकी गाड़ियों में वैसे विक्टोरियस में भी स्लो है, मतलब ना के बराबर ही है। तो अगर आप चार्जिंग पे बस लगा दिया तो ये है कि कंपैरेटिवली कम वो ड्रेन होगा। अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है उतना चार्ज नहीं कर पा रहा है ये, लेकिन एटलीस्ट चलो कुछ तो है। डूबते को तिनके का सहारा, वायर नहीं है आपके पास तो आप इसको यूज़ करोगे। अगर आप इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा देखोगे, उसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल भी। मेरे को मतलब जो मारुति सुजुकी ने काम किया ना, ये चीज़ अच्छी करी है कि क्वालिटी के ऊपर अच्छा काम किया। अब अगर मैं इसको सेटिंग को ऑफ करके देखना चाहूँ, अलग अलग मोड्स देखना चाहूँ, तो वो भी ऑप्शन रहती है ऑफ कोर्स।
जैसे मैं अभी रिवर्स मोड पे डालूंगा तो इसका इस तरीके से ऑन होता है कि आपको पूरा बर्ड्स आई व्यू और वाइड एंगल पीछे का, आगे का, साइड एंगल्स, 360 जो एंगल है पूरा वो भी मिल जाए, ताकि आप अलग अलग एंगल से देख सको कि भाई मेरी गाड़ी सही खड़ी नहीं खड़ी है। तो 360 कैमरा क्वालिटी इज़ गुड। वेंटिलेटेड सीट्स, फीचर कमाल का है, विक्टोरियस में आ जाता है, प्रॉपर दोनों सीट्स को मिल जाता है। बट जब आप इसका 3 लेवल पे यानी कि फुल स्पीड पे इसको ऑन करते हो तो आवाज़ काफ़ी करता है, कूलिंग करता है बट आवाज़ भी काफ़ी करता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे मिडल में रखो, यानी मीडियम फ़ैन स्पीड पे रखोगे तो आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है और कूलिंग में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ैन की स्पीड ही है, कूलिंग तो वैसी ही रहेगी। तो मुझे लगता है मिडल सेटिंग, मीडियम सेटिंग इज़ द परफेक्ट वन। 3 करते ही तो ऐसे लगता है कि टेबल फ़ैन या कोई जेट की आवाज़ आने लगे, बहुत आवाज़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा एनॉइंग लग सकता है जिन लोगों को थोड़ी सी OCD भी होती है, या बिना गाने चलाए अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो इसकी आवाज़ सुनेगी आपको। तो मीडियम सेटिंग। अब इस गाड़ी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम, देखो मैं ये नहीं कह रहा ये सारी विक्टोरियस में, मेरे साथ ये चीज़ फेस हुई तो मैं प्रूफ भी रिकॉर्ड करना चाहता था कि टाइप सी जो चार्जिंग है वो मेरे लिए काम नहीं कर रही। अब वो क्यों नहीं कर रही मुझे नहीं पता। मैंने प्रॉपर वायर लगाई, ये एक फ़ोन लगाया नॉट चार्जिंग, दूसरा फ़ोन लगाया नॉट चार्जिंग, नहीं हो रहा ना चार्ज, देख सकते हो चार्ज नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा वायर चेंज करते हैं, वायर में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, तो लो भाई हम वायर भी चेंज करके देख लेते हैं। ये लगाई, छोटी वायर है वैसे तो, बट ये वायर मैंने इस फ़ोन पे लगाई और आप देख सकते हो अभी भी ये चार्ज नहीं कर रहा। जो लाइट ऑन हुई है अभी आप देख सकते हो चार्ज अभी भी नहीं कर रहा। ठीक है, वायरलेस चल रहा है, वायरलेस चार्जर स्लो है बट चल रहा है ना। वैसे तो इतना चार्ज नहीं कर रहा जितना डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि गर्म भी होता है फ़ोन। बट यार ये क्यों प्रॉब्लम है, मैंने ये 2 पोर्ट भी ट्राई कर लिए, पीछे 2 पोर्ट भी ट्राई कर लिए, वायर भी बदल ली, डिवाइस भी बदल ली, और ऑफ कोर्स फ़ोन वैसे तो चार्ज हो ही रहा है। अब जैसे मैं पावर बैंक है मेरे पास, तो मैं पावर बैंक के साथ लगा रहा हूँ, तो ये मैंने लगा दिया और फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया, ऊपर आ गया चार्जिंग लिखा, इधर भी लाइट ऑन हो गई। सो ये मेरे को लगता है जो मेरे को यूनिट मिला है उसी में प्रॉब्लम है, बट नहीं होनी चाहिए थी। मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बेटर एक्सपेक्ट करते, मतलब क्या इतना बड़ा ब्रांड है, ये छोटी छोटी चीज़ सूट नहीं कर रही है उनको। अब गाड़ी आप वेरिएंट कोई भी ले लो, इसका व्हील बेस तो सेम ही रहेगा, स्पेस तो सेम ही मिलेगी, तो व्हील बेस आपको अच्छा मिलने की वजह से नी रूम बहुत बढ़िया मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको बाकी गाड़ियों से व्हील बेस से, तो हर जगह आपको व्हील बेस नहीं मिलता, बट इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक ये है कि व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से टर्निंग रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया। अब आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा उसमें, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी, बट आपको अगर हैचबैक से शिफ्ट कर रहे हो विक्टोरियस में तो थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी, पार्किंग में लगाना, पार्किंग से निकालना, यू टर्न लेना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, वो 1 महीना लग जाएगा मुझे लगता है प्रॉपर फुली एडजस्ट होने में। कई लोगों की ड्राइविंग जिनकी अच्छी होगी, जिन्होंने पहले बड़ी गाड़ी चलाई होगी, वो 1-2 दिन में भी एडजस्ट कर जाएंगे, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हील बेस ज़्यादा होने का फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल रहा है, जैसे नी रूम बढ़िया, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया, यहाँ पर 3 लोगों के बैठने की प्रॉपर जगह भी मिल जाती है। हम है थोड़ा छोटा होता ज़्यादा अच्छा लगता, बट एडजस्टेबल हेड रेस्ट, प्रॉपर आर्म रेस्ट, नाइस फिनिशिंग ऑफ द मटेरियल, क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करी गई है। टाइप सी चार्जिंग के 2 पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, प्लस ऑफकोर्स आपको रियर AC वेंट जिसका फ्लो बहुत अच्छा है। अभी फुल फैन है भी नहीं, तभी पूरा फेस तक हवा आ रही है, और स्टोरेज तो मिल ही रही है। जो छोटी सी कमी लगती है वो लगता है यार एक सनशेड साइड पे यार हो जाता तो एक लग्जरी वाली फील आ जाती। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ एक लग्जरी फील दिला रही है, बट पूरी पीछे तक नहीं आती, तो व्यू अच्छा मिल जाता है, अच्छी खासी पैनोरामिक सनरूफ है। बट इस सेगमेंट की कुछ और गाड़ियां जो है उनमें सनरूफ थोड़ी और पीछे तक आती है, तो ज़्यादा इमर्सिव व्यू हो जाता है कि ग्लास रूफ पूरी मिल रही है, तो वो थोड़ा सा और प्रीमियम टच ऐड करता है। बट अगेन आप प्राइस तो देखो एक बार विक्टोरियस का, इतने सारे जो यूजफुल फीचर्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पैनोरामिक सनरूफ का साइज़। हाँ, सनशेड जरूर मैं मानता हूँ कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। अब मारुति सुजुकी विक्टोरियस की सबसे खास बात इसका ये रिफाइंड इंजन, तो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर यूनिट इज सुपर्ब। रिफाइनमेंट पॉइंट से सिर्फ, हाँ पावर पॉइंट से नहीं, पहले रिफाइनमेंट की बात कर लेते हैं। आपको पता है मैक्सिमम टाइम से तो कई बार पता भी नहीं लगता कि इंजन ऑन है, और ईवी वाले मोड पे यानी कि जो हाइब्रिड वाला आता है उसमें तो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है जब ईवी मोड पे चले। हाँ, वो इंजन उतना रिफाइंड नहीं है स्पेसिफिकली इसके कंपेयर में, पर ठीक है, अच्छा इंजन है, दोनों ही अच्छे हैं। अभी हम नॉन हाइब्रिड की बात करते हैं क्योंकि इसी को चला रहे हैं, और ये वो इंजन है, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बेस वेरिएंट में भी सेम इंजन है, मिडल वेरिएंट में भी सेम है, CNG के साथ भी यही आपको ऑप्शन मिलती है, तो ज़्यादातर ये वाला इंजन ऑप्शन बिकता है। हाइब्रिड तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, हालांकि बहुत वैल्यू फॉर मनी है, बट अभी उसकी बात करते ही नहीं। इस इंजन की जो प्रॉब्लम है वो है पावर नहीं है यार इसमें उतनी, मतलब देखो इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आपको टर्बो इंजन मिलते हैं, टर्बो पेट्रोल मिलते हैं, चलो टर्बो पेट्रोल के साथ साथ कईयों में तो डीजल भी मिलते हैं,
डीजल ऑप्शन इस सेगमेंट में काफ़ी कम है, बट अगेन उसमें पावर और थ्रस्ट अच्छा मिल जाएगा। अब आप सोचो, मैं रेस लगाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप अपनी फैमिली के साथ 5 लोग हो, बैठे हो, लगेज पूरा फुल, मतलब गाड़ी पैक्ड है फुल, और पहाड़ों पे चढ़ाई आ गई थोड़ी स्टीप, तो ये इंजन मेरे दोस्त स्ट्रगल करता है। हमने एक बार ट्राई किया था, तब मेरे पास कैमरा नहीं था। इवन पार्किंग में भी अगर आप लो स्पीड पे निकल लिए और पूरा रेस भी दे दोगे तो ये इंजन उतना निकालने में थोड़ा सा स्ट्रगल वो करता है। मतलब आपको ना फील हो जाता है कि यार इस इंजन में थोड़ी सी है, ये जो पैसे बचाए हैं ना ये उसका चीज़ दिख जाती है आपको। आई होप आप मेरी चीज़ समझ रहे होंगे। तो अगर मारुति सुजुकी में टर्बो इंजन और इस विक्टोरस में एक प्रॉपर थोड़ा बड़ा पावरफुल इंजन आ जाता तो अच्छा लगता। चाहे मैं कहता हूँ टर्बो इंजन 1.2 दे दो, जो कंपनी शायद प्लान कर भी रही है कुछ ऐसा। 1 लीटर टर्बो इनका ऑलरेडी आता है, वो ज़्यादा आपको एटलीस्ट टॉर्क दे देता है कि आप चढ़ पाते हो। वो विक्टोरस में थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज़ के हिसाब से, बट एक 1.2 लीटर का टर्बो, 1.5 लीटर का टर्बो मारुति सुजुकी लेकर आ जाए ना तो दिल खुश हो जाएगा मेरा तो। हालांकि इस गाड़ी की सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिटीज़ के लिए भी कंफर्टेबल, हाईवे के लिए भी स्टेबिलिटी पूरी, मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में भी और कॉन्फिडेंस भी रहता है। एक तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का बेनिफिट मिलता है, प्लस आपको गाड़ी भी काफ़ी प्लांटेड लगती है, बिल्ड क्वालिटी वाइज सॉलिड बिल्ड लगती है, और स्टेबिलिटी तो देखो अच्छी मिल ही रही है इस गाड़ी में। तो ड्राइविंग वाइज तो 9 आउट ऑफ 10 में ईजीली दे सकता हूँ। एक नंबर जो छोटा सा मैं काटूंगा वो कहूँगा थोड़ी सी कैबिन में अगर इंसुलेशन थोड़ी सी और बेटर हो जाती तो मज़ा आता। सी कोई भी चीज़ ना परफेक्ट नहीं होती, हमारा काम है देखो कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी कमी लगे तो आपको बताना। तो अब वही बात है, कैबिन इंसुलेशन वाली एक प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटी सी ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ इम्प्रूव हो सकती थी। बट ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी इज़ गुड। ADAS लेवल 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, लेन कीप असिस्ट हो या ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग परफेक्टली काम करते हैं, बहुत स्मूथली काम करते हैं, ऐसे झटका सा नहीं देते। कुछ गाड़ियां जिनमें स्टार्टिंग में ADAS आया था, नॉट मारुति सुजुकी, पहले और गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उनमें कहता है ADAS का स्टीयरिंग झटका देता था, ऐसे ऐसे करते, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आई शो यू हाउ। लेकिन तब तक के लिए आपको ये भी बता दूँ कि ADAS फीचर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हमने इसको ट्राई भी किया था। फॉर एग्जांपल अभी भी हम अगर देखें, अभी तो मैंने ऑन भी नहीं करी लेन कीप असिस्ट, अब मैं इसको ऑन करूँगा, अब लेन्स के हिसाब से वो चलना शुरू करे। अब मैंने 40 का क्रूज सेट कर दिया, बीच में 50 भी कर दी थी, और इसके सारे फीचर्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए ADAS के, तो ये अभी ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाएंगे और लेन कीप असिस्ट का काम भी करेगा। देखो कितने स्मूथली स्टीयरिंग इसका वर्क करता है। हाउएवर मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसे हाथ छोड़ के आप स्टीयरिंग अपने आप मूव होने दो। दिस इज़ टू कीप यू इन द लेन, नॉट टू टर्न। सेफ्टी फीचर ऐसा होता है कि आप लेन में गाड़ी चलाना सीख लेते हो, जो कि एक्चुअल चलानी चाहिए। इंडिया में आपको पता है कि लोग मतलब सीधी गाड़ी चला लें वही बहुत है, लेन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो ये आपको लेन में रखता है कि आप ऐसे, ये नहीं कि आधी लेन उधर गाड़ी चल रही है आधी उधर चल रही है, एंड सेफ्टी के लिए ये सही भी है। तो इसीलिए लेन कीप असिस्ट होना ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। और आपका भी गाड़ी में अगर ADAS है या नहीं है, प्लीज़ अपने माइंड से, अपने हाथों से लेन कीप असिस्ट को यूज़ किया करो, यानी कि लेन में गाड़ी चलाया करो। ठीक है मेरे दोस्त। अब एक दो चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, एक तो कलर्ड है, दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ब्राइटनेस पूरी, विजिबिलिटी पूरी। आई पर्सनली लव दी हेड्स अप डिस्प्ले ऑफ दिस कार। कई गाड़ियों में पहले स्टार्टिंग में आए वो गंदे से आए, उसमें ना मतलब क्या था कि यहाँ ब्राइटनेस नहीं थी या कलर्ड नहीं थे या इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी थी, तो वो सिर्फ नाम के हेड्स अप डिस्प्ले थे। ये एक्चुअल में यूज़फुल है। अपने आइज़ के, अपने आई लेवल के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट करो और यूज़ करो। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है, नेविगेशन भी आपको इसी में आ जाती है कि कितनी देर बाद मेरा अगला टर्न है टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, यू टर्न, वट जो भी एनिमेशन है वो यहाँ पर आए, तो मेरे को बार बार स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, मेरी आइज़ रोड पे ही रह रही हैं। दूसरी चीज़, बाय चांस आप स्क्रीन पे कुछ और काम करना चाह रहे हो, आपको कोई आपका जो 7% बैठा है वो सेटिंग्स देख रहा है, म्यूज़िक लगा रहा है, तो आपके पास नेविगेशन आप लूज़ नहीं करते कभी भी, तो आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे सारी नेविगेशन की ऑप्शन भी आ जाती है। ADAS के कंट्रोल्स भी सारे आपको देखें कि गाड़ी कितनी दूर है कितनी नहीं है, कौन सा ADAS लगा है, क्रूज़ कंट्रोल कौन से पे सेट है, सब आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे आ जाता है और आप नेविगेशन पे भी मेंटेन रहते हो। हाउएवर बाय चांस आप हेड्स अप डिस्प्ले नहीं यूज़ करना चाहते तो विद जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन आप इस हेड्स अप डिस्प्ले को बंद भी कर सकते हो। ये वापस फोल्ड होकर अपना अंदर चली जाती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्योंकि कई लोगों को शायद ये डिस्ट्रैक्शन लगे, मुझे नहीं लगती, पहले दिन हो सकता है लगे, लेकिन जब अब इसकी आदत डल जाएगी आपको, फिर आपको बिना हेड्स अप वाली गाड़ियाँ पसंद नहीं आएंगी। हाँ कहोगे मुझे विक्टोरियस ही चाहिए। अब अगली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है इसकी ओवरऑल डिस्प्ले, क्रिस्प, ब्राइट,
यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। एक तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है ये, तो आप मैप्स, चैट जीपीटी, उनसे वॉइस कमांड से बात करना चाहते हो, वो तो आपके फ़ोन के फीचर कनेक्टेड हो गए। बट अगर आप मारुति सुजुकी के पॉइंट से भी स्क्रीन को देखोगे तो ऑप्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। एप्लीकेशंस का एक पूरा पेज है जहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। हालांकि इसे ड्राइव करते रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी गाना, म्यूज़िक, BBC वर्ल्ड यानी न्यूज़ हो गई आपके लिए, क्रिकेट हो गए, क्रिकेट के स्कोर, पॉडकास्ट, इवन साधना जैसे फंक्शंस, और किड्स के लिए जो वो क्या बोलते हैं, नर्सरी राइम्स, हाँ वो सब भी प्ले हो जाती हैं, इनबिल्ट इसके अंदर ही रखी गई हैं, और आप कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये स्क्रीन एक्चुअल में बहुत अच्छी तरीके से काम भी करती है, चाहे AC के कंट्रोल्स हो, चाहे आपको कुछ और मतलब कुछ भी करना हो। आई एब्सोल्युटली लव द स्क्रीन। सिर्फ नाम की स्क्रीन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्क्रीन है। और अच्छी बात यह है कि आपके पास बेस वेरिएंट से ही स्क्रीन मिलनी शुरू हो जाती है। द ओनली फ़र्क है बेस वेरिएंट में छोटी स्क्रीन है, उसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो भी अच्छा है। अपर वेरिएंट्स में ऑफकोर्स आपको ये बड़ी स्क्रीन मिलती है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड ट्राई दिस स्क्रीन। आप एक्चुअल में इसे यूज़ करोगे, सिर्फ नाम की ही स्क्रीन नहीं होगी, सिर्फ मैप्स के लिए नहीं, अगर आप यूज़ करना चाहो तो बहुत सारे फंक्शंस इस स्क्रीन के हैं। अच्छा, इसका डिजिटल क्लस्टर वो भी सही है, नेविगेशन एकदम वहाँ पर भी आती है, फिर टायर प्रेशर सिस्टम, माइलेज, जो इसकी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली बैटरी, जो छोटी सी बैटरी होती है वो भी चार्ज हो रही है, तो उसकी एनिमेशन भी आती है। एंड ओवरऑल भी डिस्प्ले बहुत सही रहती है, एनिमेशन भी अच्छी है, कलर्स अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छी है, थोड़ी सी मैट फिनिश आती है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल क्लस्टर इज इन्फॉर्मेशन सारी मिलना। तो मोस्टली क्या होता है, एनालॉग जो होते हैं क्लस्टर, उस पर इंफॉर्मेशन नहीं होती कि रेंज कितनी है, कितना मतलब कम होती है या अच्छे से दिखती नहीं। बट इस पर आपके पास सारी ऑप्शन विद कलर्ड प्रॉपर एनिमेशन के साथ आती हैं, तो आपको एक वो बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी वाली फील आ जाती है। एक जो प्रॉब्लम मैं पावर की कर रहा हूँ ना, उसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब मैं थ्रॉटल देना चाहता हूँ, 3, 2, 1 मैंने पूरी रेस दे दी, तो आवाज़ आ रही है, अभी पावर मेरे को फील होनी शुरू नहीं। अब हल्का सा लग रहा है कि हाँ इंजन थोड़ी पावर देने की कोशिश कर रहा है, तो आवाज़ ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है, उतनी पावर मुझे नहीं मिल पाती। एंड आई विश कि यार एक टर्बो चार्ज इंजन, एक डीजल इंजन मारुति में, यार DDDS कितना बहुत बढ़िया मस्त इंजन होता था यार। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि पावर की आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी इस गाड़ी में, तो थोड़ा सा यूज टू हो जाना उसके लिए, क्योंकि आप प्राइस भी देखो कम पे कर रहे हो, फीचर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो सब कुछ नहीं मिल सकता ना। आई नो दिस विक्टोरस को प्रमोट किया गया है, इट हैज़ इट ऑल, द ओनली थिंग इट डज नॉट हैव इज़ पावर। उसके अलावा आपको सब मिलता है, शोरूम नेटवर्क है, रिलायबिलिटी है, फीचर्स है, साइज़ है, स्पेस है, सेफ्टी भी है, तो ये सब मिल जाता है। बस पावर की कमी आपको थोड़ी सी महसूस होगी। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ओवरऑल अच्छी है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, डेड पैडल प्रॉपर आपको मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स तक ऑफर किए जाते हैं, विच मीन्स अगर आपको ऑन डिमांड थोड़ी सी पावर आपको चाहिए एक्स्ट्रा, यार मेरे को ओवरटेक करते समय थोड़ा सा मेरा गेयर छोटा हो जाए, तो आप एटलीस्ट ऑप्शन है आपके पास। पैडल शिफ्टर ना होते तो बड़ी प्रॉब्लम होती। अब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे को थोड़ी सी फिर भी मिल गई, अब इससे कम नहीं होगा, सेकंड गियर है ये, थर्ड। तो पावर की कमी तो देखो है, आप इसको मैनुअल में भी शिफ्ट कर सकते हो ताकि आप यहीं से गियर जो है वो ऐसे अपने शिफ्ट कर पाओ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट मैं सजेस्ट वही करूँगा कि चलाएं ज़रूर, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। हर किसी को इतनी पावर चाहिए ही नहीं होती है, तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि पावर नहीं है गाड़ी मत लो, अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करो और टेस्ट ड्राइव कोशिश करो, कम से कम 20-25 किलोमीटर तो गाड़ी को चलाओ। आई नो शोरूम्स पे इतनी ज़्यादा कई बार मिलती नहीं है या आपके पास टाइम कम होता है, पर टाइम निकालो मेरे दोस्त, सिर्फ रिव्यूज़ पे मत जाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के भी रिव्यू पे सिर्फ रिव्यू पे मत जाओ, प्रॉपर गाड़ी को टेस्ट करो, समझो, फिर डिसीजन लो, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो। आपकी जजमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है, हमारा रिव्यू नहीं, अपना रिव्यू ज़रूर करो। इंटरेस्टिंग बात कुछ और रहती हैं, वो ये हैं कि एक तो एडास फीचर्स से मैं खुश हूँ, क्योंकि फ्रंट एडास, रियर एडास दोनों मिलते हैं, जहाँ पर इस सेगमेंट में पहले एडास ही काफ़ी कम गाड़ियों में, और उसमें भी एडास यूजुअली सिर्फ फ्रंट में है, रियर में नहीं है। तो कुछ ही लिमिटेड कार्स हैं जिनमें रियर के भी प्रॉपर एडास मिले, एंड विक्टोरस इज़ वन ऑफ देम, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अब एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट, ज़्यादातर लोग इसका लो वेरिएंट लेंगे, वो इसी इंजन वाला लेंगे, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, और हर किसी को प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए नहीं होता, तो मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड है, नॉट 6 स्पीड। तो हाईवेज पे जब 100-110 टच कर रहे होगे तो आपको थोड़ी सी फील आएगी कि नहीं यार मुझे वो 6 गियर चाहिए था, ताकि रिफाइनमेंट और भी बेटर होती, NVH और भी बेटर होता। तो 6 गियर की थोड़ी सी कमी तो आपको डेफिनेटली महसूस होने वाली है। अब वैल्यू फॉर मनी पॉइंट, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी। बेस वेरिएंट अमेजिंग, प्राइस, फीचर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 लीटर का इंजन, ओवरऑल साइज़, कंपनी ने काफ़ी अच्छे से काम किया है कि वेरिएंट कौन से में क्या फ़ीचर देना है।
अपर वेरिएंट में जाओगे VXi भी अच्छा है, ZXi भी अच्छा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट सब अच्छे हैं, बस ऑल व्हील ड्राइव मुझे थोड़ा रिक्वायर्ड नहीं लगता, प्राइस भी उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सीधी सी बात है, बजट कम है, मिडिल वेरिएंट तक लेना है तो इसी को ले लो, यानी कि नॉन हाइब्रिड। लेकिन अगर आपकी शहर में ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ हाइब्रिड व्हीकल, मुझे लगता है विक्टोरस से बेटर और ऑप्शन इस मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। हाई राइडर ग्रैंड विटारा में भी फीचर्स नहीं है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो विक्टोरस एक बहुत बेटर ऑप्शन साबित होती है। हाई राइडर का फेसलिफ्ट और इनफैक्ट ग्रैंड विटारा का भी वो 7 सीटर वर्जन वगैरह वो सब भी बहुत जल्दी आने हैं। तो कारगेट मीडिया को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब आप बताओ आपको ये ओवरऑल विक्टोरस कैसी लगी। आई थिंक इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल गई है, सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। इससे ज़्यादा भी कुछ अगर चाहिए तो कमेंट कर दो ना मेरे दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कौन सी गाड़ी का और रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट करके वो भी ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।